साल 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया और एक व्यापारिक कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार की अनुमति दी। नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मसालों और कपड़ों का व्यापार करने निकली ये कंपनी आने वाले 150 वर्षों में एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल देगी। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। बंगाल को एशिया का सबसे अमीर क्षेत्र कहा जाता था। भारतीय कपड़ा यूरोप में विलासिता की वस्तु माना जाता था। मसाले, रेशम, धातुएं, कृषि उत्पादन सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। यही समृद्धि अंग्रेजों को आकर्षित कर रही थी। 1612 में अंग्रेज सूरत पहुंचे। मुगल दरबार से व्यापार की अनुमति मिली। वे विनम्र व्यापारी बनकर आए, झुकते थे, सलाम करते थे, उपहार देते थे। लेकिन व्यापारिक चौकियों के साथ साथ उन्होंने किले बनाने शुरू किए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, बॉम्बे में मजबूत ठिकाना। यह सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये सैन्य अड्डे बनते जा रहे थे। भारत उस समय राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। मराठा, नवाब, राजपूत, सिख, दक्षिण के राज्य सब अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्षरत थे। अंग्रेजों ने इसी बिखराव को हथियार बनाया। उन्होंने एक राज्य को दूसरे के खिलाफ समर्थन दिया, कर्ज दिया, सेना दी और बदले में अधिकार लिए। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, आमने सामने थे। लेकिन असली जीत युद्ध भूमि में नहीं, षड्यंत्र में हुई। मीर जाफर के विश्वासघात ने परिणाम तय कर दिया। प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल की वास्तविक सत्ता मिल गई। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। इसका अर्थ था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूली का अधिकार कंपनी के पास था। यहीं से शुरू हुआ संगठित आर्थिक शोषण। कंपनी का लक्ष्य साफ था, भारत से अधिकतम धन निकालकर ब्रिटेन भेजना। राजस्व व्यवस्था बदल दी गई। किसानों पर नकद कर लगाया गया। चाहे फसल हो या न हो, कर देना अनिवार्य था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को निश्चित राजस्व जमा करना पड़ता था। यदि वे असफल होते तो जमीन छीन ली जाती। परिणाम स्वरूप जमींदार किसानों पर कठोर दबाव डालने लगे। कर्ज बढ़ता गया, भूमिहीनता बढ़ती गई। 1769 से 1773 के बीच बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अनुमान है कि लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन कंपनी ने कर वसूली नहीं रोकी। अनाज का निर्यात जारी रहा। गांव खाली हो गए, खेत उजड़ गए। भूख और बीमारी फैल गई। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता और लालच का परिणाम था। इसी समय भारत का उद्योग भी टूटने लगा। भारतीय कपड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि उसे अंगूठी से निकाला जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। मशीनों से बने कपड़ों को बाजार चाहिए था। इसलिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाया गया, जबकि ब्रिटिश कपड़े को भारत में सस्ते में बेचा गया। स्थानीय कारीगर बेरोजगार होने लगे। हस्तकरघे बंद होने लगे। जो कभी विश्व व्यापार के केंद्र थे, वे मजदूरी ढूंढने को मजबूर हो गए। कंपनी का शासन धीरे धीरे कठोर होता गया। न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया। नस्लीय भेदभाव बढ़ा। कानून ऐसे बनाए गए जो कंपनी के हितों की रक्षा करें। 1857 में असंतोष विस्फोट बनकर उभरा। इसे इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। मंगल पांडे की कार्रवाई ने विद्रोह की चिंगारी जलाई। मेरठ से शुरू होकर यह आग दिल्ली, कानपुर, झांसी और कई हिस्सों में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस दिखाया। बहादुर शाह जफर प्रतीक बन गए। विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।
शासन अधिक संगठित हुआ, लेकिन नियंत्रण और कड़ा हो गया। रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुई, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और संसाधनों का तेजी से दोहन था। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारंभ में मांगे प्रशासनिक सुधारों तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे स्वशासन की मांग उभरने लगी। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई। यह घटना साम्राज्य की कठोरता का प्रतीक बन गई। इसी दौर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र में आए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, इन आंदोलनों ने लाखों भारतीयों को जोड़ा। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना और आजाद हिंद फौज का गठन किया। स्वतंत्रता संग्राम बहुआयामी हो चुका था। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब इस आंदोलन का हिस्सा बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता की मांग अब रोकी नहीं जा सकती थी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का नेतृत्व संभाला, लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन का दर्द भी आया। लाखों लोग विस्थापित हुए, हिंसा हुई, मानवीय त्रासदी हुई। फिर भी सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। यह कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि आर्थिक शोषण, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक जागरण और सामूहिक संघर्ष की कहानी है। यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने अपार पीड़ा झेली, गलतियां देखी, विभाजन का घाव सहा, लेकिन अंततः अपने भविष्य को खुद तय करने का अधिकार प्राप्त किया।